फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। हमारा जो आज के सेशन में हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे जो 2016 का 2016 का हमने पेपर लिया था CSAT का, उसका हम क्वांट वाला पोर्शन कर चुके हैं पूरा। साथ ही हम जो हमारी रीजनिंग है उसका हाफ कंप्लीट किया था हमने, कुछ क्वेश्चंस बाकी थे तो वो आज हम अपने वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू हिट द बेल आइकन, जिसलिए आप लोगों को न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस डेली मिलते रहे। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स प्लीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। फर्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन। यहाँ आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं और उनसे आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ईदर ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज और ए इज ओल्डर देन बी। तो क्या कह रहा है कि या तो ए और बी जो है वो सेम एज के हैं, ठीक है, या ए इज ओल्डर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है। ठीक है। तो ये हो गया, बड़ा या इक्वल का साइन ये होता है। इक्वल के साइन में दो वो होता है, लेकिन जब आप ग्रेटर देन और इक्वल एक साथ लगाते हैं तो बस एक ही ये पैरेलल लाइन रहती है। ठीक है। तो ए इज ईदर ग्रेटर देन बी और इक्वल बी, कम नहीं है। मतलब क्या कह रहा है कि ए लेस देन बी नॉट पॉसिबल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ईदर सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज और डी इज ओल्डर देन सी। क्या कह रहा है अगला कि या तो C और D सेम, C और D या तो सेम एज के हैं या C D से बड़ा है, तो C को D से बड़ा कर दीजिए। तो ये दो स्टेटमेंट आपको मिल गए। अगला क्या कह रहा है, B इज ओल्डर देन C। थर्ड स्टेटमेंट इज गिवन, B इज ओल्डर देन C। ठीक है। अब ये तीन स्टेटमेंट आपको पता है, तो A अगर मैं B से बड़ा मानूं तो B C से बड़ा है, तो A ऑटोमेटिकली C से बड़ा हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, A इज ग्रेटर देन B और B इज ग्रेटर देन C, ये लिख सकते हो। यहाँ पे आप इक्वल लगा सकते हो, कॉज A B से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है। तो अब जब B C से बड़ा है, कंसीडर करिए A B के बराबर है, ठीक है, और B C से बड़ा है, तो A भी B C से बड़ा ही होगा। नेक्स्ट कंसीडर करिए A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो A C से बड़ा होगा। यानी एनी हाउ आपको ये फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट से ये मिल जाता है कि A C से बड़ा है। ठीक है, बराबर नहीं है, बड़ा है। बराबर कैसे होता है, अगर B C के इक्वल और ग्रेटर दे देता तो यहाँ भी इक्वल लग जाता, बट B बड़ा दिखा रहा है तो यहाँ पे चूंकि A बराबर होगा तो भी C से बड़ा होगा, A बड़ा होगा तब तो बड़ा होना ही है। ठीक है। चलिए अभी इस स्टेटमेंट का देखिए, C इज ग्रेटर देन D, C D से या तो इक्वल है या बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल D आ जाएगा। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन मिल गया, तीन का एक में आपने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, C या तो D से बड़ा है, बराबर है, ठीक है, B C से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली D से बड़ा ही हो जाएगा। D अगर C के बराबर हुआ तो भी B बड़ा हो जाएगा, D C से छोटा हुआ तब तो B को बड़ा होना ही है, और A और B का सेम रिलेशन यहाँ पे ऐसे ही लागू होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। मैंने हमेशा बोला है एक एक स्टेटमेंट करिए, साथ में उसको लिखते रहिए, और यहाँ पे आपको मिल गया है कि आपका फाइनल डिसीजन क्या होगा, आप क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, क्या करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following conclusions can be drawn from the above statement। आप कह रहा है कि इसमें से क्या कंक्लूजन निकल सकता है। पढ़िए, द ऑप्शन A is older than B। A is older than B, नहीं, इक्वल भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना बड़ा ही हो। दिस इज नॉट द कंक्लूजन। B and D are of the same age। B और D सेम एज के हैं क्या, बिल्कुल नहीं, cause B is greater than C है और C इज ग्रेटर इक्वल देन D है, तो B इज एनी हाउ ग्रेटर देन D होगा। ठीक है, सेम एज के नहीं हो सकते, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट इज D इज ओल्डर देन C। D इज ओल्डर देन C, नहीं, C बड़ा दिखा रहा है भाई D से, ठीक है, या इक्वल दिखा रहा है, तो ये भी नहीं है। अगला क्या है, A इज ओल्डर देन C। A इज ओल्डर देन C आ गया, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन A इज ओल्डर देन C इज द करेक्ट वन। चलिए
ये हो गया आपका। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट्स वाले देते हैं तो 2 से 3 जो स्टेटमेंट है उनको आपस में रिलेट करिए, ठीक है। जब आप एक बार रिलेट कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, बस आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट्स को रिलेट करना है, को रिलेट करना है एक दूसरे से, तो आपको पता चल जाएगा। और साथ में अगर आपने ऑप्शन देख लिया तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में उन दोनों ऑप्शंस को रिलेट करिए, ठीक है। चलिए, नाउ डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स, कंसीडर द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द 3 आइटम्स दैट फॉलो। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको एक इक्वेशन मतलब पूरा कंसीडर एक गिवन इंफॉर्मेशन दी हुई है एंड फिर उससे आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। 6 बॉक्सेस A, B, C, D, E and F have been painted with 6 different colors. बॉक्स कलर्स, 2 चीज़ें मिल गई आपको, इधर बॉक्स मिल गया, इधर कलर्स मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, कलर्स A, B, C, D, E बॉक्सेस हैं, कलर्स क्या दिया है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, ठीक है। क्या क्या है कलर्स, क्या क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, ये कलर्स दिए हैं, ठीक है। नाम क्या क्या दिए हैं बॉक्सेस के, A, B, C, D, E एंड F, ऐसे लिख लिया, ठीक है। मैंने आपको बताया ना हमेशा ऐसे में कॉलम बनाना है आपको। अब कॉलम कैसे बनेगा, आगे के जो स्टेटमेंट्स है उन पे। एंड अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉट नेसेसरली इधर केप्ट और पेंटेड विद द कलर्स इन द सेम ऑर्डर। वही चीज है कि लेफ्ट टू राइट अरेंज किया है, लेकिन ये नहीं बोला है कि जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में इनको कलर किया हो, कोई भी सीक्वेंस। बी येलो पेंट हो सकता है, बी आपका इधर, ये भी येलो, ये कौन सा कलर है यार, सॉरी ये वी होना चाहिए ना, वाई नहीं, वी, वायलेट, हाँ ठीक है। तो अगला क्या कह रहा है, ईच बॉक्स कंटेन्स अ बॉल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 6 गेम्स। अगला क्या दिया है आपको, बॉक्स, ठीक है, बॉक्स यहाँ सॉरी बॉल लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बॉल किस किस गेम की दी हुई है, गेम भी दिया है, बॉल जो है वो गेम, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दे दिए गए, बॉक्स दे दिया है, कलर्स दे दिया है और गेम्स दे दिया गया है। बॉल दिया है इसका मतलब गेम्स दिया है, क्योंकि 6 डिफरेंट बॉल्स जो हैं दे रिप्रेजेंट 6 डिफरेंट गेम्स। 6 गेम्स, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ। तो सबसे पहले क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, और क्या बोल रहा है, गोल्फ, बॉल, सॉरी फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल को हम किससे लिख लेते हैं, चलिए एल से लिख देते हैं, एल है तो एल से लिख देते हैं, ठीक है। वी नहीं लिख सकते बिकॉज वी ऑलरेडी है इस पे कलर्स पे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, क्या बोल रहा है, क्रिकेट, द गोल्फ बॉल इज इन वायलेट बॉक्स एंड इज नॉट इन द बॉक्स डी। द गोल्फ बॉल, सबसे पहले तो गोल्फ बॉल इज इन वायलेट बॉक्स, नॉट इन बॉक्स डी, ठीक है, इतना लिख दिया आपने। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द बॉक्स ए विच कंटेन्स टेनिस बॉल इज ऑरेंज इन कलर। द बॉक्स ए विच कंटेन्स टेनिस बॉल इज ऑरेंज इन कलर। अभी हम सीक्वेंस पे नहीं जा रहे, जहां सीक्वेंस देगा हम वहां चेंज भी करते जाएंगे, ठीक है, उठा के उसको नीचे रखते जाएंगे एज इट इज। जो भी आपको सीक्वेंस देगा, जिसका देगा करेंगे, जिसका नहीं देगा नहीं करेंगे। अगला क्या बोल रहा है, ऑरेंज इन कलर एंड इज एट द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट, अगर मैं लेफ्ट टू राइट बोलती हूँ, मतलब मुझे अगर ऐसे लिखना था लेफ्ट टू राइट मैं बोलूँ, यानी मैं ऊपर से नीचे बोलती हूँ, एक्सट्रीम राइट का मतलब मैं नीचे ले लेती हूँ, ठीक है। यानी ये AOT जो है आपका, ये सबसे नीचे है, ठीक है, सबसे नीचे लिख लिया मैंने, ए लिख लिया बॉक्स, ऑरेंज इन कलर और टेनिस बॉल उसमें है, एक्सट्रीम राइट। अब इसके बीच में आप बाकी के ऊपर अब आपको 5 आएंगे, ठीक है, टोटल 6 है ना, तो 5 आएंगे, 6th ये हो गया, ध्यान रखिएगा ये नंबर 6 है। अगला क्या कह रहा है, द हॉकी बॉल इज नीदर इन बॉक्स डी नॉर इन बॉक्स सी। हॉकी बॉल इज नीदर इन बॉक्स डी, हॉकी बॉल ना तो डी में है ना ही ई में है, तो ना ही डी में है ना ही ई में है, इसको कट मारिए दोनों को,
ठीक है, अभी आपको बॉक्स और कलर हॉकी का नहीं दिया, बस ये दिया कि ना डी में है ना ई में है, ए में भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो किसमें बचता है आपका, बी सी और एफ में बचता है। ठीक है, बी सी एफ में हो सकता है हॉकी बॉल, और कलर वायलेट ऑरेंज को छोड़ के कोई भी हो सकता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, द बॉक्स सी हैविंग क्रिकेट बॉल, बॉक्स सी हैविंग क्रिकेट बॉल, तो सबसे पहले तो सी में भी नहीं होगा, हैविंग क्रिकेट बॉल, बॉक्स सी हैविंग क्रिकेट बॉल, ओके, सी में क्रिकेट बॉल है। ठीक है, हैविंग द बॉक्स सी हैविंग क्रिकेट बॉल इज पेंटेड ग्रीन। ठीक है, पेंटेड ग्रीन, इसका मतलब क्या है कि इसमें क्रिकेट बॉल है, ग्रीन पेंट है, बॉक्स का नाम सी है। ठीक है, अभी आगे क्या बोल रहा है, द बॉक्स सी इज फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड नेक्स्ट टू बॉक्स बी, फिफ्थ फ्रॉम राइट, फिफ्थ फ्रॉम राइट का मतलब राइट हमने नीचे लिया है, तो 1 2 3 4 फिफ्थ यानी सेकंड नंबर पे है, यानी एच को हम नीचे करते हैं यहाँ पे, और ये क्रिकेट को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, एच को हम इधर लिखते हैं, और ये सारी चीजें एच के लिए है। ठीक है, जो भी था कि डी नहीं है हो सकता आपका, बी और क्या हो सकता है, एफ हो सकता था ना, बी और एफ हो सकता था, बाकी के 4 कैंसिल हो चुके थे। ठीक है, तो कैंसिल वाला ना लिख के हम ये लिख रहे हैं। अगला देखिए, पेंटेड ग्रीन, द हॉकी बॉल इज नीदर इन द बॉक्स पेंटेड ब्लू नॉर इन द बॉक्स पेंटेड येलो, हॉकी बॉल ना तो ब्लू है ना येलो है, जब ब्लू नहीं है, येलो नहीं है, ग्रीन नहीं हो सकती, ऑरेंज नहीं हो सकती, वायलेट नहीं हो सकती, तो बचा क्या है, केवल इंडिगो, हॉकी बॉल इंडिगो आ गई आपकी। ठीक है, बॉक्स नहीं बताया है बट हॉकी बॉल इंडिगो आ गई, ये बताया है। द बॉक्स सी इज, ये तो हो गया, सी इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड नेक्स्ट टू बॉक्स बी, ये जो सी है ये राइट में है एंड नेक्स्ट टू बॉक्स बी है, यानी यहाँ अपना बी बॉक्स होगा। अब ये बी हो सकता है, ठीक है, तो चलिए इसको बी मान के देख लेते हैं। नहीं मानना है तो इसको नीचे कर दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे आपका हॉकी बॉल था, इंडिगो पेंटेड था, इसको हमने, अब आएगा तो लिख देंगे नीचे। ठीक है, ये नेक्स्ट टू सी कर दिया हमने, बी बॉक्स जो है सी के बगल में है। चलिए अगला क्या कह रहा है, द बॉक्स इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड नेक्स्ट टू बॉक्स बी। ठीक है, द बॉक्स बी कंटेन्स वॉलीबॉल, यानी ये नहीं हो सकता, यानी हमने ये सही कहता, वॉलीबॉल है, तो सबसे पहले तो वॉलीबॉल का हमने क्या लिया, सिंबल एल लिया है, बी में वॉलीबॉल है। ठीक है, अब अगर एच के लिए था ना ये बी और एफ, बी भी नहीं है तो बचा कौन सा, एफ, तो हॉकी के लिए एफ वाला बॉक्स हो गया, यही हो सकता है। ठीक है, तो इंडिगो हॉकी हो गई एफ बॉक्स, बी बॉक्स का आपको कलर अभी नहीं है, एल का मिल गया है, ए का मिल गया ऑरेंज टेनिस बॉल, 1 2 3 4 5 बॉल्स आपको 5 मिल गई हैं, अभी एक बची है। ठीक है, कौन सी बॉल बची है अभी आपकी, देखिए फुटबॉल, अभी फुटबॉल बचा है, फुटबॉल ऊपर ही होगा, इसके नीचे नहीं होगा, ये क्योंकि एक्सट्रीम है तो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ कहीं हम फुटबॉल लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी रो अलग ही रहेगी, क्योंकि बी बॉक्स में वॉलीबॉल दे दिया गया है। तो अभी आपका अब बॉक्स अभी देखिए कौन कौन से बचते हैं, ए हो गया, एफ हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो नहीं सकता, तो बॉक्स यहाँ पे कौन सा बचा, ई, यानी ये ई बॉक्स होगा, क्योंकि बोला था ना डी में नहीं है, बाकी 4 आपको इधर मिल गए, तो जब डी में है नहीं, 4 इधर मिल गए, तो छठवां केवल आपको कौन सा बचता है, ई बचता है, तो ई यहाँ पे हो गया। अब ए बी सी ई एफ, तो डी, तो ये आपका डी हो गया। ठीक है, अभी आपको बी बॉक्स का कलर नहीं पता है और डी बॉक्स का कलर नहीं पता है, फुटबॉल और वॉलीबॉल का कलर नहीं पता है। अगला स्टेटमेंट देखिए, the box B contains volleyball, the box containing the hockey ball is between the boxes containing golf ball and volleyball, हॉकी बॉल वाला जो बॉक्स है वो गोल्फ बॉल और वॉलीबॉल के बीच में है। ठीक है, तो गोल्फ बॉल मतलब ये हॉकी वाला हमारा है, तो गोल यानी हॉकी ऊपर हो नहीं सकता, गोल्फ बॉल और वॉलीबॉल के बीच में है, तो अगर मैं गोल्फ को ऊपर रखती हूँ तो क्रिकेट ही बीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट सेकंड फ्रॉम राइट दिया था, तो ये हमारी पोजीशनिंग सही थी, इसको हम नहीं कर सकते, ये पोजीशनिंग सही थी, इसको भी कुछ नहीं कर सकते।
अब आपको रखना है हॉकी बॉल को गोल्फ और वॉलीबॉल के बीच में। तो आप क्या कर सकते हो, या तो गोल्फ को उठाओ, ठीक है, क्रिकेट को आप उठा नहीं सकते, क्रिकेट वाला जो बॉक्स है वो बी के साथ ही था, तो इसको भी आप नहीं हिला सकते। अब एक हो सकता है, इस बी को यहाँ पे ले जाइए, गोल्फ को यहाँ पे लाइए और गोल्फ को इधर लाइए और वॉलीबॉल आपका नीचे खिसक आएगा, ये हो सकता है, या वैसे वर्षा हो सकता है। यहाँ पे आपका गोल्फ और वॉलीबॉल दोनों ही नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्फ और वॉलीबॉल के बीच में हॉकी है, और यहाँ पे अगर मैं गोल्फ और वॉलीबॉल के बीच में देखूँ तो यहाँ क्रिकेट आ रहा है, यानी ये तो हमारा सही है क्योंकि दिया है कि सी के बगल में बी है, ठीक है, तो वॉलीबॉल वाला बॉक्स बी है, तो ये तो सही है, इसको नहीं हिला सकते, यानी ये हमारा सही नहीं है, ये पोजीशनिंग सही नहीं है, ठीक है। तो इस वाले को यहाँ से हटाना है हमें। अभी हॉकी को आपको गोल्फ और वॉलीबॉल के बीच में करना है। वॉलीबॉल आपका एल यहाँ पे है, तो आपको इधर लाना है, यानी डी और एफ को ऊपर ले जाइए, इसको कर दीजिए, यहाँ पे डी करिए, सॉरी एफ और जी को आपस में रिप्लेस करिए, यानी एफ यहाँ पे आ गया और जी यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ एफ हो गया, यहाँ जी आपने कर दिया, ठीक है। अभी देखिए गोल्फ और वॉलीबॉल के आ गया बीच में, इसका आपको पता नहीं है, ये आपको वॉलीबॉल है, ये अगेन ये भी रिप्लेस होगा, तो ये आपको डी आएगा और ये आपको ई आएगा। अब देखिए कंडीशंस एकदम सही बैठ रही हैं। कैसा, ए ओ टी आपका एक्सट्रीम राइट है, सी आपका सेकंड नंबर पे है ऊपर से नीचे से, यानी राइट से फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, बी सी के जस्ट बगल में आ रहा है, ये भी आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उससे आपको वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वॉलीबॉल देन ऊपर खिसक जाएगा। आपको वॉलीबॉल और गोल्फ के बीच में ही हॉकी चाहिए, तो यही पोजीशनिंग हो सकती है, ठीक है। अभी आप कहीं भी हिलाओगे वॉलीबॉल को तो आपकी इसके बीच में नहीं आएगा, वॉलीबॉल को आप ऊपर रखोगे बोलोगे तो बीच में क्रिकेट नहीं, क्रिकेट आ जाएगा वॉलीबॉल या किसी के भी, जबकि बीच वाला वॉलीबॉल और गोल्फ के बीच में आपको हॉकी चाहिए, यानी ये पोजीशनिंग आपकी एग्जैक्ट है क्वेश्चन के हिसाब से। सेम तरीके से देखिए, आपको इतने सारे पैरामीटर्स के बाद भी आपको ये टेबल एकदम सही मिल गई है, ठीक है। अब आप देख लीजिए आंसर, विच वन ऑफ द, इन दोनों का आप कहोगे कि नहीं मिला हमें, मत मिलने दीजिए, कोई बात नहीं, मत मिलने दीजिए, आपको नहीं मिला तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा उससे, हमारा कलर आया नहीं था ना इसका, ग्रीन, इंडिगो, वायलेट, ऑरेंज, ठीक है। The hockey ball is neither in the box painted blue nor in the painted yellow. हॉकी ब्लू और येलो नहीं दिया था, ठीक है, तो इसमें आपका कौन कौन सा बचता है, ब्लू और येलो ही बच रहा है क्या, हाँ ब्लू बच रहा है और येलो बच रहा है, ये दोनों ब्लू और येलो में से एक होंगे, या तो ये ब्लू होगा बी, या ये ब्लू हो सकता है तो दूसरा येलो हो जाएगा, ठीक है। ब्लू और येलो का कहीं भी दूसरा रेफरेंस अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, जो नहीं मिला है रेफरेंस उसको मत करने की कोशिश करिए, इतना ही रहने दीजिए, आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा उससे अगर नहीं दिया है तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेन्स द गोल्फ बॉल, गोल्फ बॉल, वायलेट बॉक्स, ई बॉक्स, वायलेट कलर गोल्फ बॉक्स, ठीक है, तो बॉक्स ई, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, डी इज पेंटेड येलो, डी इज पेंटेड येलो, हो सकता है येलो और ब्लू बच रहा है ना, येलो और ब्लू बच रहा है, ये हो सकता है। अगला एफ इज पेंटेड इंडिगो, एफ इज पेंटेड इंडिगो, ये तो एकदम सही है। बी इज पेंटेड ब्लू, बी इज पेंटेड ब्लू, हो सकता है येलो और ब्लू हो सकता है, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव, एक चीज देखिए, ये येलो ब्लू में से कोई भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना कि ये येलो हो, ये हो सकता है, ये सही नहीं है, तो हमेशा ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये येलो ब्लू दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये भी येलो ब्लू दोनों में से कोई हो सकता है, यानी ये दो स्टेटमेंट को आप सही नहीं मानेंगे जब तक कि आपको क्लियर ना दिया हो। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव ना होके कितना कंफ्यूजिंग देता है, उसने ऑल ऑफ द एबव क्यों दे दिया, क्योंकि हम जैसे अभी हमें लग रहा था कि भाई ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, लेकिन अभी अगर आप देखिए तो ये सही नहीं है, ठीक है, तो इसको आप वहीं पे कट करोगे। आपका आंसर कौन सा आ रहा है, कौन सा, इंडिगो, एफ इंडिगो एच, ये वाला सही है। कौन सा, एफ इज पेंटेड इंडिगो, ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी इज राइट। द फुटबॉल इज इन द बॉक्स ऑफ विच कलर,
द फुटबॉल इज इन द बॉक्स ऑफ विच कलर, फुटबॉल किस कलर के बॉक्स में है? देखिए फुटबॉल कहाँ है, ये येलो में भी हो सकती है, ब्लू में भी हो सकती है। येलो इंडिगो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एज डाटा आर एन इनएडिक्वेट और ब्लू, येलो भी दिया है, ब्लू भी दिया है, इंडिगो भी दिया है। आप कहोगे येलो और ब्लू दोनों में से कोई भी हो सकती है तो आप लगा दोगे? बिल्कुल नहीं, जब तक श्योर नहीं हो आप नहीं लगाओगे। तो ऑप्शन सी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एज डाटा आर इनएडिक्वेट, ये ऑप्शन आप सही मारोगे, ये ऑप्शन मारोगे, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा कैसे क्वेश्चन दे सकता है अधूरा, हमसे गलती हुई होगी, ऐसा बच्चे अधिकतर सोच के क्या लगा देते हैं, ये सही नहीं है। वो डेटा, ऐसे डेटा जो है वो इनएडिक्वेट दे देता है और फिर ऑप्शन उसमें ऐसे डाल देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, चलिए यहाँ पे ये तीन ही क्वेश्चन के आंसर देने थे, आपके तीनों हो गए हैं। आप इस तरीके से टेबल बना के जो डेटा दिया है आप लिखते जाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, इससे 3 क्वेश्चन हुए आपके सॉल्व। तो ये क्वेश्चन होते बहुत इजी हैं, बस आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। टेबल क्या, जितने पैरामीटर्स दिया है ऊपर मार्क करिए, 1 2 3 4 जितने भी दिया है, और जो जो स्टेटमेंट बोलता जाता है आप उसको उस हिसाब से चेंज करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन अ क्वेश्चन पेपर देयर आर 5 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड एंड आंसर टू ईच क्वेश्चन हैज 2 चॉइसेस, ट्रू और फॉल्स। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन की 2 चॉइसेस हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट नो 2 कैंडिडेट्स हैव गिवन द आंसर्स टू द 5 क्वेश्चंस इन एन आइडेंटिकल सीक्वेंस। कह रहा है कि कोई भी 2 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने आइडेंटिकल सीक्वेंस में आंसर नहीं दिया है, ठीक है। तो फॉर दिस टू हैपन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछा है, तो अगर आइडेंटिकल सीक्वेंस में नहीं दिया है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कैसे होगा, कैसे निकालेंगे? 2 तरीके हैं, या तो ट्रू लगा सकता है या फॉल्स लगा सकता है, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी हर कैंडिडेट, हमने मान लिया कि हर कैंडिडेट 2 तरीके से कर सकता है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 टू द पावर 5 कर दीजिए 32, ये आपका मैक्सिमम, इतनी आपकी इतनी चॉइसेस हो सकती हैं। अगर किसी ने आइडेंटिकल नहीं दिया है तो मतलब इतने आपके हो सकते हैं, इतने आंसर देने के टाइप हो सकते हैं, उनके वेज हो सकते हैं। अगर इतने लोग हों, क्योंकि आइडेंटिकल बोल रहा है, किसी ने भी आइडेंटिकल नहीं दिया, यानी हम नो रिपीटेशन मान के ये हमारा आ जाएगा कि जितने मैक्सिमम वेज हैं आंसरिंग के उतने मैक्सिमम हम स्टूडेंट्स मान लेंगे। तो आंसर डी 32 इज द करेक्ट वन, ओके। कुछ नहीं करने देंगे, 2 टू द पावर आपने 5 किया, 2 क्यों, क्योंकि 2 तरीके से 2 आंसर हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। 5 क्यों, क्योंकि 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन क्लाइम्स अ हिल इन अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट ओ से स्ट्रेट पाथ पे एक आदमी चढ़ता है पहाड़ पे, ठीक है। पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ओ पॉइंट मानिए नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये होता है आपका नॉर्थ और ये हो जाएगा ईस्ट, ये होता है ईस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ। तो नॉर्थ ईस्ट यानी ये आपका डायरेक्शन आ जाएगी। जब भी आप डायरेक्शन लेते हो, आप जैसे मान लीजिए यहाँ तो आपको बोला नॉर्थ ईस्ट, तो आपने क्रॉस डाला है। अब अगर बोलता है कि इस पॉइंट से कहीं मुड़ना है तो हमेशा 90 डिग्री पे ही लेना है, ध्यान रखना है आपको, हमेशा 90 डिग्री पे ही उसको चलाना है। ये मान के चलते हैं कि सड़कें 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करेंगी, ऐसा मानते हैं, अनटिल एंड अनलेस इट्स गिवन कि कितने डिग्री पे मुड़ता है, ठीक है। चलिए, एंड रीचेस पॉइंट ए आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। यहाँ से ये मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ए पहुँच गया है, बोल रहा है ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर वो चला है, ट्रैवल किया है, ठीक है, और ए पॉइंट पे पहुँच गया है। अब कह रहा है आफ्टर ट्रेवल 5 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए ही मूव्स टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। मूव टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट होता है आपका, तो यहाँ कहीं होगा। चलिए आप परपेंडिकुलर इसको मोड़िए डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट में, ये इसकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। ये पॉइंट ये कहीं बी पहुंचा, ठीक है।
क्या बोल रहा है? लेट द डिस्टेंस ए बी बी 12 किलोमीटर। ये हालांकि छोटा दिख रहा है क्योंकि हम आगे बनाते तो आपको बोर्ड पे दिखता नहीं, डिस्टेंस ये ज़्यादा है। हाँ, 12 किलोमीटर की दे रहा है, ठीक है, 12 किलोमीटर ए बी के डिस्टेंस दिया है। नाउ हाउ फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ओ से इस बी की डिस्टेंस पूछी है। आपको याद होगा हमारे एक वीडियो में मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ अगर ये 90 डिग्री है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, बेस आपको दिया है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 144 प्लस 25 169। ये होता है हाइपोटेन्यूस, यानी ए बी ओ बी का स्क्वायर। आपको ओ बी ही तो निकालना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो कितनी दूरी पे है। तो ओ बी जो है वो आ जाएगा आपका, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए 169 का, यानी 13, ठीक है। 13 किलोमीटर अभी वो दूर पे है अपने पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से। ऑप्शन बी 13 किलोमीटर इज द राइट आंसर। अगला दिया है आपको, फिर अगला जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही है जो अभी हमने किया है जैसे, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ कंडीशंस दिए हैं, उनसे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। When 3 friends A, B and C met, it was found that each of them wore an outer garment of a different color. कितने फ्रेंड्स हैं? A, B और C, 3 फ्रेंड्स हैं। बोल रहा है कि तीनों जो है अलग अलग कलर के कपड़े पहने हैं, आउटर गारमेंट्स पहने हैं, ठीक है। इन रैंडम ऑर्डर द गारमेंट्स आर जैकेट, स्वेटर एंड टाई। जैकेट, स्वेटर एंड टाई, सबके कलर्स डिफरेंट है, हाँ। एंड द कलर्स आर ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक। ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक। ब्लैक को BL से दिखा देते, ठीक है। Their surnames in random order are रिबेरो, कुमार एंड सिंह। रिबेरो, कुमार एंड सिंह, ये सरनेम है, ठीक है। 3 चीजें यहाँ भी दे दी हैं आपको, दे दिया है पहले तो फ्रेंड्स है, ठीक है। 4 चीजें दे दी है, फ्रेंड्स दे दिए गए हैं ABC, आपको आउटर गारमेंट्स दे दिए हैं, जैकेट, स्वेटर, टाई। 3 फ्रेंड्स, आपको 3 कलर्स दे दिए गए हैं, ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक, एंड 3 आपको सरनेम्स दे दिए गए हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आपको अब स्टेटमेंट्स दिए हैं। नीदर बी नॉर रिबेरो वोर अ वाइट स्वेटर। तो सबसे पहली चीज तो इस स्टेटमेंट में दिया है वाइट स्वेटर। वाइट स्वेटर मतलब स्वेटर वाइट कलर की है, ये तो आपको पता चल गया है, ठीक है। स्वेटर का कलर क्या है? वाइट है, यानी स्वेटर वाइट कलर की है। अब क्या कह रहा है कि नीदर बी नॉर रिबेरो वोर अ स्वेटर ऑफ वाइट कलर। बी नहीं है, रिबेरो ने भी नहीं, या तो के और एस ने पहना है, दोनों में से किसी ने, ठीक है। और के और एस जो है वो बी नहीं है, यानी बी का सरनेम कुमार और एस नहीं है, क्योंकि बी कह रहा है वाइट स्वेटर नहीं पहना है, लेकिन रिबेरो ने भी नहीं पहना है, रिबेरो भी नहीं है। अगला क्या कह रहा है, सी वो टाई, सी टाई पहना है। सिंग्स गारमेंट वॉज नॉट वाइट। सिंह जो है उसने वाइट नहीं पहना, वाइट स्वेटर है, और कह रहा है रिबेरो ने नहीं पहना है स्वेटर। अभी कह रहा है सिंह ने वाइट नहीं पहना है, रिबेरो ने स्वेटर नहीं पहना है, सिंह ने वाइट नहीं पहना है, तो कुमार ने पहना है ना, एक ही बचा ना कुमार, तो कुमार का हो गया। अभी आपका क्या कह रहा है, सी ने टाई पहना है, ठीक है। सी ने टाई पहना है, यानी ए और सी इसमें से नहीं है, ए और सी ने टाई पहना है, तो सी निकल गया यहाँ से, तो ए और बी बचता है। अब क्या बोला था कि नीदर रिबेरो नॉर बी, यानी बी भी यहाँ नहीं था, सी भी यहाँ नहीं है, तो बचा कौन सा? ए, ठीक है। ए ने स्वेटर पहनी है वाइट कलर की, सरनेम कुमार है। सी ने टाई पहनी है, कलर और सरनेम आपको अभी नहीं पता है, उसके लिए कम टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। सिंग्स गारमेंट वॉज नॉट वाइट, ओके। फिर कुमार डज नॉट वियर अ जैकेट, कुमार ने जैकेट नहीं पहनी है, कुमार ने जैकेट नहीं पहनी है, सीधी सी बात है, स्वेटर पहनी है,
ठीक है, वो भी वाइट कलर की। रिबेरो डज नॉट लाइक टू वियर द ब्लैक कलर, रिबेरो ने ब्लैक नहीं पहना है, ठीक है। अब यहाँ बचता कौन सा है, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। तो अगर रिबेरो ने ब्लैक नहीं पहना है तो रिबेरो ने ब्लू पहना है, तो मैंने यहाँ पे रिबेरो और यहाँ पे ब्लू कर दिया है, ठीक है। अब ये रिबेरो और ब्लू यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं लिख सकती क्योंकि अभी श्योर नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं लिखूंगी। अगर कहेगा तो बाद में खिसका लेंगे। ईच ऑफ द फ्रेंड्स वर ओनली वन आउटर गारमेंट ऑफ ओनली वन कलर, ठीक है। अभी देखिए, सी ने टाई पहनी है, ए ने स्वेटर पहनी है, तो बी ने जैकेट पहनी है, ठीक है। अभी बी का अब सी ने टाई पहनी है, बी ने जैकेट पहनी है। हाँ, अभी क्या कह रहा है आपको, ये दो चीजें कंफ्यूजिंग है। ये है कि बी और आर जो है यानी ब्लू और रिबेरो, क्यों क्या बोल रहा है कि रिबेरो ब्लैक नहीं पहनता। अगर जैकेट ब्लैक है तो ये रिबेरो नहीं होगा, टाई ब्लैक है तो यहाँ पे रिबेरो नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसका कलर आपको नहीं डिसाइडेड है, इन दोनों में से एक कलर या तो ब्लैक है या ब्लू है। जैकेट और टाई या तो ब्लू है या ब्लैक है, यहाँ भी ब्लू है या ब्लैक है, ठीक है। और ये रिबेरो है या सिंग है, ये ध्यान रखें, इन दोनों में से एक रिबेरो या सिंग है। क्या कह रहा है, छोड़ दीजिए, जहां तक दिया है वहां तक लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज सी सरनेम, सी का सरनेम क्या है, सी का सरनेम क्या होगा, या तो रिबेरो होगा या कुमार सिंह होगा। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाइए, नीदर बी नॉर रिबेरो वोर अ वाइट स्वेटर। नीदर बी नॉर रिबेरो यानी रिबेरो और बी एक ही नहीं है, यानी रिबेरो जो है वो बी नहीं है, यानी बी और रिबेरो यहाँ आ गए, क्योंकि रिबेरो ब्लू पहनता है ना, ब्लैक नहीं, तो ब्लू और रिबेरो यहाँ आ गए। तो यहाँ आपका कलर बचता है ब्लैक और रिबेरो की जगह बचता है यहाँ पे सिंग, ठीक है। ये आ गया आपका, सॉरी हमने फर्स्ट स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, नीदर बी नॉर रिबेरो, यानी दो अलग, रिबेरो और बी जो है वो दो अलग अलग लोग हैं। बी रिबेरो नहीं है, तो रिबेरो कौन हुआ, सी हुआ, क्योंकि ए कुमार है, बी रिबेरो नहीं है, तो सी रिबेरो हो गया। और बी क्या हुआ, सिंह बचा, यहाँ पे रिबेरो और कुमार निकल गए तो सिंह बचा। अब क्या कह रहा है, रिबेरो ब्लैक नहीं पसंद करता है तो ब्लू पहनेगा, क्योंकि वाइट तो कुमार ने पहना है, तो बचता क्या ब्लैक, तो सिंह ब्लैक पहनेगा। और ये आपको क्लियर था जैकेट और टाई का। यदि सी रिबेरो है, सी का सरनेम रिबेरो है, उसने ब्लू कलर की टाई पहनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको सबका मिल गया। अब आंसर दे लीजिए, व्हाट इज सी सरनेम, सी का सरनेम क्या है, रिबेरो। ए रिबेरो इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, व्हाट इज द कलर ऑफ द टाई, टाई का कलर क्या है, ब्लू। ऑप्शन बी ब्लू इज द करेक्ट आंसर। हु वोर द स्वेटर, स्वेटर किसने पहनी है, कुमार ने। हाँ, कुमार ने यानी ए ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन ए पे, इससे भी 3 क्वेश्चन थे, ये तीनों भी आपने कर लिया, इतना इजी था, ठीक है। हाँ, हमने एक मिस्टेक की थी, फर्स्ट स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दिया था, नीदर और नॉर का उपयोग किया गया था यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, अ क्यूब हैज ऑल इट्स फेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स, it is cut into smaller cubes of equal sizes such that the side of the small cube is 1/4 of the big cube। अगर 4 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्यूब में मानूं, ठीक है, कह रहा है कि इसको स्मॉलर क्यूब्स में ऐसे काटा गया कि 1/4, जो स्मॉल क्यूब की साइड है वो 1/4 ऑफ द बिग क्यूब है, यानी 1 2 3 4। अगर पूरी 4 थी तो ये 1 1 1 1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये आपको काटा गया। ऐसे ही आपका मैंने ये बताया, यहाँ पे एक क्यूब बनेगा, ठीक है, ये आपका एक क्यूब बनेगा, इधर से ऐसे करके एक क्यूब बनेगा, इधर से ऐसे एक क्यूब बनेगा साइड वाले, ठीक है। क्या कह रहा है कि 6 इसकी फेसेस 6 डिफरेंट कलर से पेंट की गई हैं,
स्मॉल क्यूब्स विद ओनली वन ऑफ द साइड्स पेंटेड, वन ऑफ द साइड्स पेंटेड। नंबर निकालना है, हाउ मेनी नंबर्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद ओनली वन ऑफ द साइड पेंटेड। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए अगर मैं यहाँ से कॉर्नर से कट मारती हूँ तो एक बैक साइड, एक इधर की साइड, ऊपर की साइड, यानी अगर मैं कोर से लेती हूँ तो ऊपर, इधर और पीछे 3 साइड्स पेंटेड रहेगी। हर कोर पे आपको 3 साइड्स पेंटेड क्यूब्स मिलेंगे। तो वन साइड पेंटेड क्यूब्स कौन होंगे? आपको कोर वाले नहीं होंगे, इधर भी कोर वाले नहीं होंगे, इधर भी कोर वाले नहीं होंगे, इधर से भी कोर वाले नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप ये कॉर्नर लेंगे तो आपको 3 साइड पेंटेड मिलेगी। ठीक है, 1, 2 और 3 नीचे वाला। ऊपर लेंगे तो ऊपर का दाएं और बायां, ठीक है, इधर वाला 3 साइड पेंटेड। अगर आप बीच में कोई भी लेते, जैसे इसको लीजिए, तो एक ये आपको पेंटेड मिल जाएगा, एक इसके जस्ट पीछे वाला, सेम एक ये, एक इसके जस्ट पीछे वाला। तो आपके इधर के एक एक क्यूब निकल जाएंगे। ठीक है, इधर से एक एक क्यूब निकल जाएंगे, आप नहीं ले सकते हो। इधर से भी आपको एक एक क्यूब निकाल देना है। तो बचते कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, इधर का नहीं ले सकते, इधर का नहीं ले सकते। ठीक है, ये इधर का नहीं ले सकते। बचा कौन सा? ये भी नहीं ले सकते। यानी आप केवल एक, ये 2 3 हर फेस पे, यानी आपको 4 क्यूब्स मिलते हैं। ठीक है, इधर से, मैं इधर 20 से बोल रही हूँ, 4 क्यूब्स। ऐसे कितने आपको मिलेंगे? कितने में आपने डिवाइड किया है? 4 में। ठीक है, तो आपको कितने क्यूब्स मिलेंगे टोटल? चार चौक 16। ठीक है, आपको इसमें कितने क्यूब्स मिल जाएंगे? यहां देखिए टोटल कितने फेसेस है? 6 फेस है। हर फेस से आपको 4 क्यूब्स ऐसे आपको मिल रहे हैं जो डबल साइडेड पेंटेड हो। आपको के अंदर वो 4 ही हिस्से में डिवाइडेड है ना, तो अंदर का सॉलिड भी वो 4 क्यूब्स बनाएगा। तो 6 × 4 यानी 24 क्यूब्स आपको मिलेंगे, जो वन कलर पेंटेड रहेंगे केवल। ठीक है, केवल इसमें यही साइड का पेंटेड है, अंदर वाले तो नॉट कलर क्यूब अंदर से पेंटेड नहीं होगा ना, केवल उसके फेसेस पेंट किए हुए हैं। तो ऐसे 4 क्यूब्स हर फेस से, 6 फेस होते हैं, 24 क्यूब्स आपको मिल जाएंगे। नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर देते हैं, हालांकि टाइम हो गया है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। ओके, अब मिलिट्री कोड राइट सिस्टम SYSTEM इंटू SYSMET। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? काफ़ी ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। SYSTEM को SYSMET लिख रहा है। ठीक है, अगला क्या लिख रहा है? नियरर AENRER, NEARER को क्या लिख रहा है? AENRER। ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको पलट दूं, एक्सचेंज कर दूं, इधर इसको एक्सचेंज कर दूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, सेम अगर मैं इसको एक्सचेंज कर दूं, बीच वाला छोड़ के, और इनको आपस में एक्सचेंज कर दूं, तो ये बन जाएगा। यानी पैटर्न आपको पता चल गया कि क्या किया है उसने। अगला क्या बोल रहा है? यूजिंग द सेम कोड फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज FRACTION, फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज 6 लेटर वर्ड्स में आपने 3 को पलटा है। ठीक है, तो ये 3 4 4 6 8 लेटर वर्ड्स है, तो अब 4 को पलटना पड़ेगा आपको। चलिए यहां से कर दीजिए, C को F से रिप्लेस करिए। ठीक है, C लास्ट में F, A को R से रिप्लेस करिए, A R, ये इधर सेम करिए, N T की जगह पे आ जाएगा, T लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आपस में रिप्लेस होंगे, O आ जाएगा और I आ जाएगा। बन गया आपका। ये लिख सकते हैं आप, ऑप्शन इज CARFNOIT, CARFNOI
हाँ सॉरी टी, ठीक है। तो भाई वो रिप्लेस हुआ ना, तो वो भी तो टी और आई भी तो आपस में प्लेस चेंज करेंगे, ओ और आई, तो ओ आया तो आई बीच में आएगा, ठीक है। लास्ट में टी आएगा ना, फ्रैक्शन एन और टी ने आपस में रिप्लेस किया है। तो दिस इज द राइट आंसर, डी CARFNOIT। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पैटर्न देखना है कि पैटर्न क्या यूज किया चेंज करने में, नए वर्ड बनाने में, कोडिंग का पैटर्न क्या है, तो वो आपको देखना है, ठीक है। अभी आपका 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम जब नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ले लेंगे, ठीक है। कल हम नेक्स्ट ईयर 2015 का क्वेश्चन लेंगे। मैं आपको 2015 तक के यानी लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन मैंने सोचा था, तो 2014 तक का है, 2014 तक का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ 1-2 चैप्टर्स अभी बताने हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी, बट एक 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। एंड डू वॉच द वीडियोस फुल। आप भले थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखिए, लेकिन उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो ध्यान में रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हम ऐसे ही डेली वीडियो अभी अपलोड होगा, एंड आपका 2015 का नया क्वेश्चन पेपर लेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बाहुबली